इधर बैठे हैं, इधर आपने आराम से समझना है। या जब आप किसी को समझने बैठते हो ना, तो टांग पे टांग रख के आराम से गौर करके समझते हो, प्रेशर में नहीं समझते। तो इधर आपने बैठना है और सिर्फ इंजॉय करना है, पिक करना है बातों को, घर जाके इसको क्रैम करना है, इधर अंडरस्टैंड करना है। आराम से बैठे और देखें क्या हो रहा है और सर क्या कह रहे हैं। जो आपके चेहरे पर प्रेशर होता है ना कि यार पेपर सर पे आ गए और अभी यही 10 दिन है, कुछ करना है, इस तरह कुछ भी नहीं होता। आराम ना ठंडा पानी पियो, कुछ ना टेक लाओ, जो लफ्ज पढ़े उसको समझें, उसका क्या मतलब है और उसका क्या मकसद है। ये कर लिया, फिर एक टाइम आता है जब आपको समझ आ जाती, अब आपने उसको याद करना है, कोशिश करनी है, तब जोर लगाने की जरूरत है। लेकिन पहले हाथ ही शुरू में ही आप जो है वो फुल प्रेशर से बैठे हुए, तो जो बात खोपड़ी में आनी है वो भी नहीं आती। बिल्कुल कंफर्टेबल बैठना है, कोई जिंदगी मौत का मसला नहीं है। और अभी बड़ा मुनासिब टाइम है, आप ये सब्जेक्ट आराम से पकड़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है सर, अभी आपने बैठना है अक्ल दिमाग खोल के। टारगेट क्या है, ऐसे समझे। असल में हमारे जो आज जो बच्चे हैं ना, उनको उनके मुताबिक कहता हूँ, ऐसे समझे कि आपका टारगेट है कि आपने सर ये जो लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये गलत पढ़ा रहा हूँ, आपने इसमें गलती निकाल ली। ठीक है, आराम से बैठे और क्रिटिकली सुने सर क्या कह रहे हैं, सर का क्या मकसद है, और उसको पिक करें। सर समझ आ रहा है, पिक करना है, बात को पिक करना है। मैं कह रहा हूं प्रेशर नहीं चाहिए, कंफर्टेबल हो जाएं और बात को समझें कि क्या बात हो रही है। ये वाला एसी भी चल सकता है तो चला लो। सर चैप्टर नंबर 1 की बात शुरू होने लगी। सर जी डाटा क्या है? बुनियादी तौर पे रो फॉर्म को डाटा कहते हैं। एक शीट पर एक शीट ले हैं जिस पे बच्चों की अटेंडेंस शीट आपके पास आ गई। हाँ, ये वाली अटेंडेंस शीट है। ये शीट इस तरह हर बच्चे के पास जाएगी। हर बच्चा अपना नाम, CRN और सब्जेक्ट जो भी उसने लिखा हुआ है फील्ड्स वो पूरी कर देगा। ये शीट ये सारी घूम के मेरे पास आ गई। ये जो मेरे पास ये शीट आएगी जिसमें सब बच्चों के नाम होंगे, इसको डाटा कहते हैं। ये रॉ फॉर्म में है। तो भाई डाटा ये है, क्या है? रॉ फैक्ट्स, फिगर्स एंड डिटेल। इंफॉर्मेशन से कलेक्ट किया है, मेजरमेंट से कलेक्ट किया या रिसर्च से कलेक्ट किया है। ठीक हो गया, ये डाटा है। इस डाटा को प्रोसेस करेंगे, देखेंगे कि कितने SBI के अपने और कितने बच्चे बाहर से आए। कितने बच्चे बाहर से जो हैं उसमें से एक रिसेंट के कितने हैं, राइज के कितने। अब जो इंफॉर्मेशन इस डाटा से अब जो इस डाटा से मालूमात निकालने हैं वो इंफॉर्मेशन है। यानी रॉ फॉर्म में ये डाटा था और डाटा को हम प्रोसेस करते हैं ताकि क्या निकाला जाए, इंफॉर्मेशन निकाली जाए। और इंफॉर्मेशन से हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। सीधी बात है, डाटा को प्रोसेस किया तो इंफॉर्मेशन से क्या, डिसीजन मेकिंग। सिंपल, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। ये वाला कागज जब आपके पास आएगा और आप इस पे नाम पता लिख रहे होंगे अपना, और उतनी देर ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ये वाली फाइल फाइनल है जो सर के पास जानी है और ये डाटा है। और फिर उस डाटा में से हम अलग-अलग कर लेंगे, SBI के कौन से, दूसरे इंस्टीट्यूशन के कौन से हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं ताकि क्या एक्सट्रैक्ट कर सके, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके। सर समझ आ रहा है? उस इंफॉर्मेशन की बेस पे क्या होगी, डिसीजन मेकिंग होगी। हम बच्चे देख रहे हैं नॉर्मली ये जितने बच्चे होंगे इसके 20% बच्चे अगले दिन ज्यादा आते हैं। हम देखेंगे क्या इस कमरे में मौजूद कुर्सियां काफी हैं या हमें रूम बदलना पड़ेगा या एडिशनल चेयर्स लगानी पड़ेगी। ये डिसीजन मेकिंग है, रूम बदलना है या नहीं बदलना, या एक्स्ट्रा चेयर लगानी है या नहीं लगानी। ये डिसीजन मेकिंग किस बेस पर होनी है,
इंफॉर्मेशन की बेस पर होनी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? कितने बच्चे टोटल बैठे हैं? मैं वो वाली बात करूं जो अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं कोई आपको स्टोरी नहीं सुना रहा कि आप कहेंगे अच्छा 1997 में ये वाली इंफॉर्मेशन थी, उस बेस पर ये फैसला हुआ तो फिर एटम बम बनाया गया। मैं वो बात नहीं की, मैंने आपसे वो किया जो आप अभी इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं। सर जी ये डाटा किस फॉर्म में हो सकता है? सर जी आपने जब अपना नाम लिखा तो अल्फाबेट्स लिखे, इस फॉर्म में भी हो सकता है। आपने अपना फोन नंबर लिखा तो न्यूमेरिक्स लिखे, इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो भाई ये फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई फॉर्म दिया जाए और आप उसमें अपना इमेज ऐड कर दें तो इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है और अदर इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। सर जी इट डिराइव्स, इस बेस पर डिसीजन मेकिंग होती है और हम इस डेटा की बेस पर कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। इस डेटा की बेस पर क्या करते हैं? कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी। सर जी कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास हम जो YouTube पर वीडियोस देख रहे हैं, आप एक बार लिख लें, कुछ भी लिख लें, क्या लिखेंगे आप? लिख लें सोहेल अहमद। अच्छा सोहेल अहमद लिख ले यार, आप खैर सियासी रहने दो। सोहेल अहमद लिखेंगे, सोहेल अहमद की वीडियो आ जाएगी। अच्छा वो वीडियो आप प्ले करेंगे तो आपके पास जो रिकमेंडेड लिस्ट है उसमें भी सोहेल अहमद की वीडियोस आ रही होंगी। यार आ रही होंगी, वो आपका ट्रेंड देख रहा है, आपका मिजाज देख रहा है, उस बेस पर वो आपको रिकमेंडेशंस दे रहा है। तो कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना और वाइटल रोल प्ले करना। एक एग्जांपल छोटी सी आपको दे दूं कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की। सर जी KFC वाले सोच रहे हैं कि हम एक नई आइटम बनाएं, नई प्रोडक्ट लॉन्च करें। वो सोच रहे हैं एक ऑप्शन तो ये है कि हम एक शवारमा लॉन्च करें जिसके अंदर जिंगर हो, जिंगर फिले हो, और एक ऑप्शन ये है कि हम पिज़्ज़ा लॉन्च करें। तो कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी ज़्यादा बेहतर है? सर जी जब डाटा को देखा जाता है तो डाटा की बेस पर पता चलता है कि लोग सबसे ज़्यादा KFC का जिंगर पसंद करते हैं, तो जिंगर पराठा लॉन्च करना ज़्यादा फीजिबल होगा एज कंपेयर टू पिज़्ज़ा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आप गौर करेंगे डिसीजन मेकिंग करनी है और डिसीजन मेकिंग करने से पहले हमें डाटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि हम कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सके और स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकें जिसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग होगी। सर जी मैं अक्सर एक यही डाटा किस तरह काम आता है हमारी आम जिंदगी में, चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं। सर जी एक साहब है, इनके दिमाग में चल रहा है कि बर्गर खाना चाहिए। इन्होंने, ये साहब वैसे मैं ही हूं, इन्होंने KFC कॉल की, KFC में ऑपरेटर ने कॉल पिक की और अस्सलाम वालेकुम सर अली क्या हाल है? ठीक ठाक है। पहले हाथ मुझे यही कहा है। अब मेरे जहन में कि भाई ये कौन है, इसको डायरेक्ट मेरा नाम भी पता है, ये क्या मामला है? सर मैंने कहा जी, उसने कहा जी, मैंने कहा मैंने वो रूटीन ऑर्डर ही करना है। उसने कहा अच्छा वो 2 लीटर 1.5 लीटर बोतल। मैं कहा जी बिल्कुल बिल्कुल यही। उन्होंने कहा अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम नहीं ऑर्डर करनी। मैंने कहा यार ये तो सारा कुछ इसको पता है, शादी का ना भी पता चलता तो खैर थी। सर ये वाली बात, अच्छा ये इसने मुझसे मजीद पूछा। मैंने कहा जी बिल्कुल यही ऑर्डर करना और आइसक्रीम भी बच्चों के लिए कर दे। ऑफिस में या घर में? मैंने कहा जी घर में। उन्होंने कहा डन सर, 40 से 50 मिनट में ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। हार्डली 20 सेकंड बात की। सर इतनी अच्छी सर्विस है, चूंकि उनके पास मेरा डाटा मौजूद है। उसके पास मेरी डाटा कहाँ से आ रहा है? सर ये जो स्क्रीन है ना इसके सामने लगी हुई, स्क्रीन को भी थोड़ा सा देख लें। इस स्क्रीन में जैसे ही मेरा नंबर से कॉल आई, सामने सारा डाटा आ गया। क्या डाटा आ गया? नेम क्या है, एड्रेस क्या है, नॉर्मली क्या ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर हिस्ट्री क्या है, कहाँ कहाँ ऑर्डर मंगवाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद है।
अब मैंने सिर्फ ये कहा, मैं उसको सिर्फ ये कहूँ ना मुझे उस प्रोडक्ट का नाम नहीं याद आ रहा, मैंने लास्ट टाइम भी ऑर्डर किया था, मुझे फौरन कहेगी जी ये वाला लास्ट ऑर्डर था आपका। सर ये सर डाटा को यूज कर रहे हैं सर्विस देने के लिए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आप एक एग्जांपल और ले लीजिए, आपने बैंक में आपने अपना कार्ड बंद करवाना है, तो आप फोन करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, बैंक वाले को कहेंगे जी मैंने अपना क्रेडिट कार्ड बंद करना है, वो कहेगा मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ। वो आपसे आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आप उसी फ़ोन से बात कर रहे हो जिस पे अकाउंट खुला हुआ है या अकाउंट खुलाते हुए दिया हुआ है, तो ही वो कार्ड आपका बंद होगा। तीसरा, वो आपसे आपके फादर का नाम पूछता है। चौथा, आपसे आपकी मदर का नाम पूछता है। मदर का नाम क्यों पूछता है? सिर्फ इस चीज़ को पता करने के लिए कि भाई ये वाला नाम ना शनाख्ती कार्ड पे नहीं होता, और बैंक वाले आपसे ख़ास तौर पे लेते हैं ज़रा वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये वही बंदा है। यार मेरा पॉइंट समझ आया? वो आपसे ये इन्फॉर्मेशन लेता है और फिर आपका कार्ड बंद करता है। यानी इस डेटा के ज़रिए वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बैंकिंग की एक एग्जांपल होगी, एक KFC की एग्जांपल होगी। पुराने दौरों में ना जो डाटा होता था वो होता ही नहीं था, डाटा एग्जिस्ट नहीं करता था, डाटा इकट्ठा नहीं हो पाता था। तो पुराने मिसाल के तौर पे मैं खुद 2008 में पहली बार मुल्क से बाहर गया था, ईरान गया था, और गया भी बाय रोड था। तो हम पूछते होते थे, मेरे पास पता है मैं कहाँ से मालूमात लेके था, मेरा एक दोस्त और बाय रोड गया हुआ था, उसने मुझे कहा कि बात सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं उसके साथ बैठ गया, कागज़ पेंसिल लेके, उसने मुझे कहा यहाँ से आप कोयटा जाओगे, कोयटा से आप ताफ्तान जाओगे। जो जो उसने बोला मैं उससे साजा पूछता था कि अच्छा ये हम बस पे जाएंगे या रिक्शे पे जाएंगे। वो कहता था जी रिक्शे पे जाएंगे। तो मैं कहता रिक्शे वाला कितना किराया लेगा। सारी बात, मैं कैफ में ही था, मैं उस वक्त बिल्कुल यही इसी लेवल पर ही था। मेरे पास इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या था? वो मेरा दोस्त था, वो खुद हो क्या हुआ था, उसने मुझे सारी बात बताई, मैंने नोट की, और उस नोट करने के बाद मैं वो पर्ची बार बार निकालता था, और वहां से उस आगे जगह पर पहुंचता पहुंचता मैं ईरान पहुंच गया। सर ये एक पुराने दौरों में मसला होता था, इंफॉर्मेशन अंडरलोड, इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं होती थी। तो जो इंफॉर्मेशन हासिल कर लेता था ना, वो अपने आप को समझता था कि मैं बड़ा किंग हूं और मेरे पास इंफॉर्मेशन है। आज के एरा का मसला इंफॉर्मेशन का ना होना नहीं है। आज मैं गलती से लिख बैठा हूं कि लाहौर से ईरान जाना है, तो जनाब पता चला है 4 मिलियन सर्चेज हैं गूगल पे। 4 मिलियन जगह से आपको बताया जा सकता है, 40 लाख जगह सोर्सेज से आपको बताया जा सकता है कि क्या तरीका है जाने का। सर ये 4 मिलियन सर्चेज, ये सारी इंफॉर्मेशन है। आज चैलेंज ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, आज चैलेंज है इंफॉर्मेशन ओवरलोड का। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि उसमें से रेलेवेंट और सही इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना एक काम। पुराने दौरों में तो यार कोई हदीस कोट होती थी, कोई हज़रत अली का कौल कोट होता था, तो हम कहते थे वाह माशाल्लाह। और आज हम फेसबुक पे जाते हैं तो हर बंदा जिसको पता है नहीं पता वो तब शेयर करी जा रहा है। सर आज तो उसमें से ये देखना पड़ता है कि ये जेनुअनली हज़रत अली का कौल है भी या नहीं, या ये वाकई कोई भी शेर जिन्हों भी टुटा भज जाता है, कह थले लामा इकबाल लिख देना, चलो जी। उसको वाकई में देखना कि ये लामा इकबाल है कि नहीं, आज ये चैलेंज है। तो आज इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, और चैलेंज ये है कि आप उसमें से रेलेवेंट जो आपको चाहिए और जो सही है वो वाली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें। सर इंट्रोडक्टरी डाटा के बारे में कुछ बातें थी, मैंने आपके साथ की। टाइप्स ऑफ डाटा की बात करने लगा हूं, तो 2 तरह का डाटा है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्वांटिटी से निकला है, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी से निकला है। क्वांटिटी 2, एक डिस्क्रीट डाटा और एक कॉन्टिन्यूस डाटा। सर जी क्वांटिटेटिव में 2 चीजें, एक डिस्क्रीट डाटा और एक कॉन्टिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस वो है जो चलता जा रहा है, इसमें पॉइंट्स भी आ जाते हैं। डिस्क्रीट है होल नंबर, या 0 या 1 या 2 या 3 या 4।
कॉन्टिन्यूस वो है जो चलता जा रहा है। सर जी अब जरा देखिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ कार, और फॉर एग्जांपल यूनिट प्रोड्यूस्ड, ये डिस्क्रीट डाटा है, या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। लेकिन हाइट ऑफ अ पर्सन ये कॉन्टिन्यूस है, 5 फीट, 5.9, 5.4, 5.7। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये डाटा कॉन्टिन्यूस डाटा है। मैंने डिस्क्रीट तो नहीं कह दिया था पहले गलती से, कॉन्टिन्यूस ही कहा है ना। कॉन्टिन्यूस डाटा है, कॉन्टिन्यूस डाटा है। मार्क्स अगर आपको पॉइंट्स में भी मिल पाते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस डाटा है। हर वो चीज जो फ्रैक्शन में आ सकती है वो कॉन्टिन्यूस है, जो फ्रैक्शन में नहीं आ सकती वो डिस्क्रीट है। क्वालिटेटिव की बात करूं तो क्वालिटेटिव में भी दो चीजें, क्वालिटेटिव से फौरन ज़हन में आया खसूसियात, प्रॉपर्टीज, खूबियां। तो क्वांटिटी से आया तादाद। जब क्वांटिटी से क्वांटिटी का तो आपके ज़हन में आना चाहिए नंबर। जब क्वालिटी कहा तो आपके ज़हन में आना चाहिए खसूसियत, अच्छा है, बुरा है, पतला है, लंबा है, मोटा है, ये वाली चीजें ही है ना खसूसियात। ऑर्डिनल और नॉमिनल, ऑर्डिनल और नॉमिनल। ऑर्डिनल ऑर्डर से निकला है जिसकी कोई तरतीब है। ऑर्डर से याद रखिएगा, ऑर्डिनल यानी तरतीब वाला, और नॉमिनल यानी कोई तरतीब नहीं। तो भैया एक ऑर्डिनल है जिसमें तरतीब है और एक नॉमिनल है जिसमें कोई तरतीब नहीं है। सर क्वालिटेटिव डाटा रेफर्स टू द नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज प्राइमरीली यूज। सर जी क्वालिटेटिव डाटा क्वालिटीज की बात करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है। नॉमिनल भी है और ऑर्डिनल भी है। नॉमिनल क्या है सर? जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ब्लड टाइप, ये क्या है? ये नॉमिनल है, इसमें कोई तरतीब नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये सेशन कैसा चल रहा है, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल या डिससेटिस्फाइड, तो इसमें एक तरतीब है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो यहां ये पूछा जाए कॉलेज लिखो, स्कूल लिखो, कॉलेज लिखो, यूनिवर्सिटी लिखो, तो एक तरतीब है। सर अगर तरतीब है तो ये ऑर्डिनल है, अगर तरतीब नहीं है तो ये नॉमिनल है। सर यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जो बच्चों को अक्सर तंग करता है। एक लाइन लिखी हुई है, मैं चाहता हूं मैं जरा उसको हाईलाइट करूं। वो कहता है द इंटरवल बिटवीन देम आर नॉट डिफाइंड। ऑर्डिनल में वो ये वाला जुमला लिखता है। बेस मैंने सारी बना दी, बात सारी कर दी, आपको समझ भी आ गई। बस ये वाला जुमला जब बच्चे पढ़ते हैं तो कहते हैं सर ये वाली बात नहीं समझ आई। सर जी न्यूट्रल में और सेटिस्फाइड में कितना डिफरेंस है? अक्सर ऐसा होता है ना कि आप खाना खाया है और आपने अम्मी को कहा अम्मी कमाल खाना बहुत मजे का बना, और एक तरफ खाना खाया है तो आप चुप कर गए कि बस ठीक है अल्लाह का शुक्र, और एक कि भाई ये कहा कि ठीक नहीं बना तो काम खराब हो जाएगा। एक तरफ कहा बहुत अच्छा है, एक तरफ आपने कहा अच्छा है, और एक तरफ आप चुप कर गए। सवाल ये कि ये अच्छे और बहुत अच्छे में कितना डिफरेंस है? क्या इसको मेजर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो कहता है जो इंटरवल बिटवीन देम है वो डिफाइंड नहीं है। आपसे पूछा ये सेशन अच्छा चल रहा है या बहुत अच्छा चल रहा है, 10 लोगों ने कहा अच्छा चल रहा है, 50 लोगों ने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। सवाल ये कि इसमें डिफरेंस कितना है, अच्छे और बहुत अच्छे में कितना डिफरेंस है? इसको मेजर, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनल में खसूसियत है, खसूसियात में अच्छा होना या बहुत अच्छा होना, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मैं आपसे कहता हूँ एक बंदे के बारे में यार ये मोटा है, और एक बंदे कह रहे हैं बहुत मोटा है, और एक कहते हैं बहुत ज्यादा मोटा है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि मोटे और बहुत ज्यादा मोटे में क्या है? कोई चीज डिफाइन नहीं। आप कहते हैं वो इंटरवल्स डिफाइन नहीं कर सकते आप। सर जी ये ऑर्डिनल डाटा है। सर जी क्वांटिटेटिव में बता दिया था डिस्क्रीट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, और कॉन्टिन्यूस क्या है? हाइट, वेट, टेम्परेचर वगैरह। सर जी कैटेगरीज, ये हमारा अगला एरिया आ गया, ये काम का एरिया है, और ये बात करता है स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। सर स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है? वो डाटा जो
एक तरतीब में हो, रोज कॉलम्स की फॉर्म में हो, उसके सब बड़ा कीमती लफ्ज लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है? जो तरतीब में हो, जिसका प्री डिफाइंड फॉर्मेट हो, प्री डिफाइंड फॉर्मेट हो, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। फिर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो तरतीब में ना हो। फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, कुछ तरतीब में है, कुछ तरतीब में नहीं है। जरा इसको एग्जांपल्स के साथ पिच करता हूं। सर जी जरा देखना, बैंक की जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी बैंक स्टेटमेंट है, ये हमेशा स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। दफ्तरों में जो काम हो रहा था वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, उसकी एक तरतीब होती है। सर जी ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। सर हाँ, अब जरा ये आप लोगों ने भी ये फॉर्म फिल किया होगा। सर जी यहां पर नेम, सर नेम, कंपनी, आप देख रहे हैं एक तरतीब है, और यहां पर यही वाला डाटा आ सकता है जो लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। हाँ, अनस्ट्रक्चर्ड देखना क्या है? सर ये देखना, व्हाट्सएप ग्रुप, फाइल शेयर की हुई है, टेक्स्ट, लिंक, क्या है सर? इमेज, वॉइस। सर जी मैं अक्सर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड को जब क्लास में करा रहा होता हूं तो मैं बच्चों को कहता हूं कि निकालो अपने फ़ोन, और एक्चुअल में उनसे फ़ोन निकलवा के उनको कहता हूं कि 1 मिनट अपने कॉन्टैक्ट्स निकालो। जब वो कॉन्टैक्ट निकालते तो एक तरतीब में होते हैं। अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो मैं उसको क्विकली आपको बता देता हूँ। वो तरतीब में होते हैं। मैं कहता हूँ ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। और 1 मिनट के लिए जल्दी से मोबाइल पे अपना व्हाट्सएप चेक करो। व्हाट्सएप में अपने किसी दोस्त के साथ जो चैट हुई है वो देखो। कभी आपने लिंक भेजा होगा, कभी आपने लोकेशन भेजी होगी, कभी आपने टेक्स्ट लिखा होगा, कभी आपने इमेज भेजा होगा, कभी आपने वीडियो भेजी होगी, कभी आपने इमोजी भेजी होगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये क्या है? ये अनस्ट्रक्चर्ड। सर इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे तस्वीर आ रही है, यहां पे डेट ऑफ बर्थ आ रही है, ये स्ट्रक्चर्ड होगा या अनस्ट्रक्चर्ड होगा? कैसे स्ट्रक्चर्ड है? इसमें तो तस्वीर भी है और इसमें टेक्स्ट भी है। शाबाश, ये कीमती बात है समझने वाली। सर ये स्ट्रक्चर्ड है, क्यों है? वजह भी सुने। सर प्री डिफाइंड फॉर्मेट का मतलब होता है तस्वीर की जगह पे तस्वीर ही आएगी, तस्वीर की जगह पे तस्वीर ही आएगी, टेक्स्ट नहीं आ सकती। आप अक्सर फॉर्म फिल करते हैं, तस्वीर की जगह पे तस्वीर अपलोड करते हैं, वहां पे अपना नाम लिखेंगे तो नहीं चलेगा सर। सर डेट ऑफ बर्थ है, यहां पर नाम लिखेंगे नहीं चलेगा, डेट ही चलेगी। प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, फॉर्मेट डिफाइन किया जा चुका है पहले ही, अगर उसके मुताबिक होगी तो वो आएगी। याद रखना, स्ट्रक्चर डाटा का ये मतलब नहीं कि इसमें वीडियो नहीं आ सकती या इमेज नहीं आ सकती। वो कहते हैं जिसका जो ठिकाना है वहां पे वही चीज आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। वो लॉजिकली मेरा पॉइंट समझ रहे हो? सर ये है स्ट्रक्चर डाटा। स्ट्रक्चर डाटा में जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, हर जगह पर अपना रेलिवेंट चीज ही लिखी जा सकती है, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड में कुछ भी लिख सकते हैं। जरा एक बात करता हूं, आप ईमेल ड्राफ्ट करते हैं, ईमेल में टू, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, उसके नीचे बॉडी है। मेरा आपसे ये सवाल है, आप पकड़ते हो एक तस्वीर और बॉडी में जाके ड्रैग कर देते हो जाएगी? यस। आप टेक्स्ट लिखते हो जाएगा? यस। आप वॉइस डालते हो जाएगा? यस। आप वीडियो डालते हो जाएगा? यानी बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, बॉडी ऑफ द टेक्स्ट अनस्ट्रक्चर्ड है। लेकिन आप सब्जेक्ट में इमेज डालते हो जाएगा? हो जाएगा। प्री ये ही तो स्ट्रक्चर्ड है। यानी टू में फ्रॉम, सीसी, बीसीसी, डेट, टाइम, सब्जेक्ट, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड हैं, और बॉडी ऑफ द ईमेल अनस्ट्रक्चर्ड है, और ओवरऑल ईमेल क्या है? सेमी स्ट्रक्चर्ड। और सर मेरी थीम समझ आई? स्ट्रक्चर्ड क्या है बताया, अनस्ट्रक्चर्ड क्या है बताया, सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या है बता दिया। सर अनस्ट्रक्चर्ड में व्हाट्सएप की बात कर दी, सेमी स्ट्रक्चर्ड। सर जी ये देखिएगा, ये पुरानी है, पिछली अटेम्प्ट की,
लेकिन बाय द वे मैंने डाल दी कि भाई ये देखो, ये जो प्रोफाइल में ये जो चीजें आ रही हैं ये स्ट्रक्चर्ड है। ये जो पोस्ट मैंने किया है ये तो तस्वीर भी हो सकती थी, इमेज भी हो सकता था, वीडियो भी हो सकती थी ना सर। सर ये अनस्ट्रक्चर्ड है और ये ओवरऑल क्या हो गया, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया। जो प्रोफाइल खोलता है उसमें जो चीजें लिखी होती हैं, वो जो चीजें लिखी आ रही हैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्ड है सारी जो प्रोफाइल में है। और ये जो मैं पोस्ट कर रहा हूं ये क्या है सर, ये जो पोस्ट कर रहा हूं ये अनस्ट्रक्चर्ड है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया। सर इसी तरह इन डॉक्टर का भी होता है। आप कभी नोट करेंगे डॉक्टर जो मर्ज की तशखीस करता है वो भी उसने लिखा होता है, फिर उसके बाद नीचे रिपोर्टें भी होती हैं। जब रिपोर्ट्स होती हैं तो उसमें कुछ रिपोर्ट जो है वो ग्राफ, सर जी जब हार्ट का होता है तो ग्राफ की सूरत में बना होता है, क्या बोलते हैं उसको, ईसीजी। और कुछ इमेजेस होते हैं और कुछ टेक्स्ट होती हैं। तो ये ओवरऑल क्या होता है, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। तो भाई ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। पेशेंट की प्रोफाइल भी सेमी स्ट्रक्चर्ड होती है। और जीमेल का बॉडी जो है वो सेमी, जीमेल या ईमेल जो है, जो जीमेल है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होती है, क्योंकि उसका सेंडर रिसीवर सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर्ड होता है, और बॉडी जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, और ओवरऑल सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। सर जी सोर्सेज ऑफ डाटा, डाटा का सोर्स क्या है, डाटा हासिल कहां से करना है। डाटा ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज and its quality and relevance depends upon how it is collected and managed. Data collection sources, डाटा कलेक्ट किया जाता है दो सोर्सेज से, एक सेकेंडरी है और एक प्राइमरी है। सेकेंडरी में भी दो चीजें हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, जबकि प्राइमरी में सर्वेज एंड इंटरव्यूज है। सर जी डाटा ओरिजिनेट करता है वेरियस सोर्सेज से, और उसकी क्वालिटी और रेलिवेंस डिपेंड करती है कि ये किस तरह से कलेक्ट और मैनेज किया जा रहा है। तो डाटा कलेक्शन सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो वो दो हैं, एक सेकेंडरी डाटा और एक प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा की भी मजीद दो चीज़ें हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। और प्राइमरी डाटा जो है उसमें सर्वेज और इंटरनेट है। ज़रा मैं एक बात आपको समझाने के लिए करता हूँ, और मैं अक्सर इसको समझाने के लिए ये वाली एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल दूंगा, इंशाल्लाह वो पूरा टॉपिक ही आपका कवर हो जाएगा। सर जी गोरमे गोला ने नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, पाइनएप्पल ड्रिंक। अब एक तरीका तो ये है कि वो सोचेंगे यार गर्मी देखो कितनी ज़्यादा पड़ी है, ठंडी यख पाइनएप्पल ड्रिंक होगी, पियेंगे मज़ा ही आ जाएगा, बिकेगी भी बड़ी, हमें ये काम शुरू कर लेना चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट वालों को ये सोच के काम शुरू कर लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? डाटा। आपने अब आप डाटा के स्टूडेंट बन गए, अब आपने ये वाली हरकत नहीं करनी, आसान हल्का लफ्ज बोल देता हूँ, ये वाली हरकत नहीं करनी कि हाँ बहुत मजा आएगा छत की तरफ देखते हुए ही सोच लिया। आपने क्या करना है, आपने कहना है भाई जो फैसला होगा वो डाटा की बेस पर होगा। इस बेस पर नहीं होगा कि क्या अंदाजा है, इस बेस पर नहीं होगा कि क्या ख्याल है, इस बेस पर नहीं होगा कि मेरे मामू ने किया बहुत फायदा हुआ है तो मैंने भी करना है। जो भी फैसला करना है वो किस बेस पर करना है, डाटा की बेस पर करना है। गवर्नमेंट ने नई प्रोडक्ट लॉन्च की, करनी है, उन्होंने कहा भाई स्टार्ट नहीं करनी प्रोडक्शन, बल्कि क्या फैसला करना है, डाटा की बेस पे। डाटा होता है दो तरह का, अभी ये मेरा टॉपिक कवर होने लगा। डाटा होता है दो तरह का, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी डाटा दो तरह का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल डाटा जो मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट के अपने पास, गवर्नमेंट और भी तो ड्रिंक्स बेचता है ना, गवर्नमेंट के अपने पास सेल्स क्या हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की, और वो डाटा जो गवर्नमेंट अपने इंटरनल सोर्सेज से कलेक्ट करे वो इंटरनल डाटा है।
और एक एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल डाटा क्या है? फॉर एग्जांपल ये पाइनएप्पल ड्रिंक की प्रोडक्ट मरी ब्यूरी की है बिग पाइनएप्पल के नाम से, तो वो कहता है कि जनाब डेटा ऑफ सेल्स ऑफ अदर ब्रांड या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सर वो मरी ब्यूरी का डाटा कलेक्ट करके देखता है कि इनकी पाइनएप्पल प्रोडक्ट कैसी चल रही है, और वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस की बात करता है कि जनाब कितना टैक्स होगा इस प्रोडक्ट पे, कौन कौन सी इंग्रेडिएंट डालने की इजाज़त है, कौन से गैर से रही हैं जो इस प्रोडक्ट में हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो सारी चीज़ें देखा जाएगा। ये सारा डाटा एक सेकेंडरी डाटा है, वो वाला डाटा जो ऑलरेडी मौजूद है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा वो वाला डाटा होता है जिसको आप खुद टारगेटेड बनाते हैं और डेवलप करते हैं, ये प्राइमरी डाटा होता है। उन्होंने ये प्रोडक्ट की सैंपलिंग की, लोगों को फ्री में पिलाया, ब्रांच में जो कस्टमर आता था उसको कहा ये ड्रिंक पिए, बहुत मजे की ड्रिंक है, वो पीता था तो वो जाने लगा तो कहते 1 मिनट ठहर जाए जरा ये हमारा सर्वे तो फिल कर दे। क्या सर्वे फिल करें? आपको जायका कैसा लगा, आपको कलर कैसा लगा, आपको पैकिंग कैसी लगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई ये सर्वेज किए जाते हैं ताकि आपको प्राइमरी डाटा वसूल हो। जो डाटा ऑलरेडी मौजूद था वो सेकेंडरी डाटा था, और जो डाटा खास तौर पे इस मकसद के लिए फर्स्ट हैंड हासिल किया वो प्राइमरी डाटा था। प्राइमरी डाटा से आपने टेस्ट, नंबर ऑफ पर्सन जिन्होंने एंजॉय किया, क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है, ये सब देखा। फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और पैसा कमाना है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी ये क्या है? ये सारे का सारा क्या है सर जी? ये है टाइप्स ऑफ डाटा, और फिर सोर्सेज ऑफ डाटा, इंटरनल और तो सेकेंडरी और प्राइमरी, और सेकेंडरी के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल। सर समझ गए? सर द इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन, जो डाटा कलेक्ट करें वो रेलिवेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और टाइमलीनेस होनी चाहिए। टाइमलीनेस का क्या मतलब है? सर वक्त पर डाटा ना मौजूद हो तो ऐसे डाटा का कोई फायदा नहीं। एक्यूरेट ताकि फैसला ठीक हो, रेलिवेंट, डाटा रेलिवेंट होना चाहिए, जो जरूरी है इसको बनाने के लिए। सर एक एग्जांपल मैं अक्सर देता होता हूं हॉस्टल की, चूंकि बहुत से बच्चे हमारे सीए के जो हैं वो हॉस्टलाइट होते हैं, तो हम उन्हें ये वाली एग्जांपल देते हैं कि यार आप मुझे बताओ कि क्या हॉस्टल शुरू किया जाए या ना किया जाए। तो आपने कहा है भाई हॉस्टल कैसे शुरू कर सकते हैं? सर पहले तो डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा फिर कोई फैसला होगा। अच्छा जी, डाटा कलेक्ट करना पड़ा होगा, ये डाटा आपके सामने आ गया। डाटा कितनी तरह का हो सकता है? डाटा, मैंने हॉस्टल शुरू करना है, मैंने सबसे पहले ये देखना हमारे एसबीआई में कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो मैंने देखा एसबीआई में 5000 बच्चा पढ़ता है, ठीक है, हॉस्टल की कैपेसिटी तो सिर्फ 200 बच्चे की, तो 5000 में से जो 200 भी ना आएगा इंशाल्लाह लाजमी आएगा। तो भाई ये सोचा सबसे पहले कि बच्चा ये इंटरनल सोर्स से डाटा कलेक्ट किया। आसपास और जो हॉस्टल वाले थे उनमें से लोगों से पूछा, मालूमात इकट्ठी की, ये कौन सा सोर्स था? सेकेंडरी लेकिन एक्सटर्नल। मैंने एक काम किया, मैंने रिविजन क्लास रखी, मैंने सब लोगों को एक एक कागज दिया और उन्हें कहा कि आपको अगर 15,000 रुपये में हॉस्टल मिले तो आप ज्वाइन करेंगे या नहीं। अब ये जो इंफॉर्मेशन आई मेरे पास, ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? प्राइमरी। सर एक खास मकसद से आपको वो वाली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। लो जनाब, डाटा अवेलेबल। अब स्टोरी ये बनी कि डाटा मौजूद है, कोई गैसवर्क नहीं है, रेलिवेंट डाटा होना भी तो जरूरी है ना। मैंने एसबीआई से डाटा तो इकट्ठा कर लिया, उनने मुझे 5000, मैंने हॉस्टल बना लिया। बाद में पता चला कि उस 5000 में से 4500 ऑनलाइन बच्चा पढ़।
अब मुझे रेलिवेंट डाटा चाहिए ना, जिसकी बेस पर फैसला करना है। अगर फिजिकली एनरोल्ड डाटा की बेस पर मैंने फैसला करना है, यानी बच्चा फिजिकली एनरोल्ड भी हो और वो लाहौर भी ना रहता हो, क्योंकि लाहौर वाला भी हमारे काम का तो नहीं है, हमने तो हॉस्टल शुरू करना है। हमें आउटसाइडर भी चाहिए और बच्चा भी ऐसा चाहिए जो यार मेरा पॉइंट समझ गए हो? इस बेस पर फैसला करना है, इस बेस पर फैसला करना है। तो सर सोर्सेज ऑफ डाटा, ये वाला टॉपिक था, मैंने वो भी रिवाइज कराया। और फिर उसके बाद आपको ये बताया कि डाटा की रेलिवेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। सर पूरा बना लिया, हॉस्टल बना लिया, पता चला है 4500 बच्चा तो ऑनलाइन है, सिर्फ 5500 फिजिकल है, और उसमें से भी आधा लाहौर का है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी इस तरह से डाटा कलेक्ट करना है ध्यान से, और फिर फैसला करना है। सर एथिकल कंसिडरेशन, एथिकल कंसिडरेशन ये कि डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं तो डाटा की कुछ एथिक्स होते हैं, हर प्रोफेशन के एथिक्स होते हैं। आप अकाउंटिंग में भी एथिक्स पढ़ते हैं, आप टैक्स में भी एथिक्स पढ़ते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी एथिक्स है। सर जी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पर गले में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर उसी वक्त ही आपकी तस्वीर उतार के कहता है फेसबुक लाइव पे कि ये है, इस बंदे को ये मसला है, इसकी वजह से इसका ज़हनी तवाज़ुन भी खराब है। यार आपकी, अच्छा आपका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है या खराब है ये एक सेकेंडरी बात है, लेकिन उसको पब्लिकली ये वाली बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? सर जी रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल राइट टू कंट्रोल देयर पर्सनल डाटा, डॉक्टर पेशेंट का डाटा इस तरह से नहीं शेयर कर सकते, उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए लोगों के पर्सनल डाटा का। अभी तो मैंने गर्दन में जो प्रॉब्लम है सिर्फ उसकी बात की। ट्रांसपेरेंसी, सर जी जो डाटा कलेक्ट करें दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। आप लोगों को बुलाया गया, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, आप लोगों का ये कॉन्टैक्ट नंबर लिया, आप सब लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया है, और ये ऐड करने के बाद आपको कहा है कि आप लोगों को डाटा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगा, और अभी कल से इश्तिहार आने लग जाता है कि फलां मकान बराए फरोख्त है, फलां जगह किराए के लिए खाली है। आप कहेंगे यार ये किस मुसीबत में मैं डाल दिया। आपने कहा मैं ग्रुप लीव करता हूँ, ग्रुप आपने लीव कर दिया, लेकिन वो आपको पर्सनल डीएम करी जा रहा है। आपने उसका एक नंबर ब्लॉक किया, दूसरे नंबर से कर रहा है। आपने कहा यार मैं तो मुसीबत में पड़ गया हूँ। सर मसला किधर आ रहा है? डाटा, जब डाटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस के लिए इंश्योर होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी के किस मकसद के लिए कॉन्टैक्ट नंबर लिया जा रहा है। टीचर डाटा कलेक्ट करे और ट्रैवल एजेंट इसको यूज कर रहा हो, सर ठीक नहीं। सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग कलेक्टेड डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और मिसयूज, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। सर डाटा को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। सर जी हम लोग ख्याल करते हैं, एहतियात करते हैं कि बॉयज़ का डाटा अलग हो और गर्ल्स का डाटा अलग हो, सो दैट कोई ऐसा मिसहैप ना हो सके। सर बुनियादी तौर पे ये क्या है? सर ये हम डाटा को सिक्योर रखते हैं। सर जी अगर आप कंट्रोल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जनाब आप ऑर्गेनाइजेशन में जो डाटा होता है वो जो है वो मिसयूज नहीं हो सकता। कस्टमर का डाटा लीक हो जाए तो आप पर लीगल केस हो सकता है। आपकी शॉप है, शॉप पर जनाब कैमरे लगे हुए हैं। अभी पिछले दिनों क्या कहते हैं एक केस हो गया था बड़ा, उसमें ये हुआ था कि वो ट्रायल रूम जो था उसके अंदर एक हिडन कैमरा लगा हुआ था। अब सर ये डाटा आप कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब एक मसला ये मसला है बुनियादी तौर पे कि ये आप इजाज़त के बगैर तो कोई डाटा इस तरह क्या वैसे भी कलेक्ट नहीं कर सकते, गैर इखलाकी है। दूसरे नंबर पे जो सिक्योरिटी रिलेटेड बात है, जो डाटा भी आपके पास है, एक मिसाल के तौर पे आतिफ असलम है, वो जिन्ना अस्पताल जाता है इलाज कराने के सिलसिले में, उसका कुछ जानने वाला होता है। जिन्ना अस्पताल वाले जो हैं वो हर कैमरा जो उनका है वो उसको कवर कर रहा है और फेसबुक पर डाल रहे हैं और हर जगह डालेंगे आतिफ असलम ने जिन्ना अस्पताल आया, वो बहुत अच्छा आदमी है। आतिफ असलम साहब केस कर देंगे कि यार मेरे से पूछे बगैर आप मेरी वीडियो बना के कैसे पब्लिकली शेयर कर सकते हैं। सर प्राइवेसी होती है डेट, और
अब इसमें जो मेजर काम है ना, इसमें काम है इदारे का। इदारा इंश्योर करे कि वो डाटा प्रोटेक्टेड रहे। अगर इदारे गलती की वजह से, इदारे प्रॉब्लम की वजह से इदारा वो डाटा प्रोटेक्ट नहीं रख पाता, सिक्योर नहीं रख पाता और वो लीक हो जाता है, तो उस पर कस्टमर उसको क्या कर सकता है, केस कर सकता है उस पर। आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, आप लोग टैक्स का काम करते हैं, और आप जो क्लाइंट आपका है वो आपको सारी अपनी इंफॉर्मेशन बताता है और आपके सिस्टम से डाटा लीक हो जाता है, तो आप जिम्मेदार हैं सर उसके। वो बंदा आप पे केस करेगा कि आपके सिस्टम से लीक हुआ है। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो डाटा को सिक्योर रखना बड़ा जरूरी है। गर्ल्स के ग्रुप का डाटा जैसे हमने एग्जांपल दी। सर फेयरनेस, डाटा को जब कलेक्ट किया जाए तो दैट शुड बी फेयर। लो सर, इसकी एक एग्जांपल है, मैं अक्सर कोट करता हूं कि एक बंदा है, उसने कैमरा पकड़ा, माइक्रोफोन पकड़ा, 12 लोगों से इंटरव्यू किया कि जी इस वक्त पंजाब इस वक्त बेहतर है या क्या कहते हैं इमरान खान के दौर में बेहतर था। तो 9 लोगों ने कहा कि इस वक्त बेहतर है, 3 लोगों ने कहा कि इमरान खान के दौर में बेहतर था। उसने उन 3 लोगों की वीडियो बनाया कि आज भी 100% लोग कह रहे हैं कि इमरान खान का दौर बेहतर था। सर ये बाइस रिपोर्टिंग है। वो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। अवॉइडिंग बाइस इन डाटा कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट करें बाइस नाउ इन पाकिस्तान। कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन लॉज है, पीका एक्ट है जो क्रिमिनलाइज कर देता है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू पर्सनल डाटा। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस है, जो ट्रांजैक्शन आप इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं, ये जैज कैश, इजी पैसा और ये सारी, सर ये ईटीयू, ये एथिकल कंसिडरेशन फॉर डाटा कलेक्शन था। ये सर आपका चैप्टर नंबर 1 था जो मैंने थॉरोली कवर कर दिया।